पढ़ रहे थे जूलॉजी का एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर था श्वसन। उसका आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि साहब जो श्वसन है वो किन जीवों में किस किस अंग के द्वारा होता है। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसमें नाक, गला, श्वास नली, फेफड़ा, डायफ्राम, अंतः प्रसूक पेशियां वो कैसे काम करते हैं और उनका श्वसन में क्या हेल्प होता है। अब अपन लोग आगे देखते हैं कि दो जो श्वसन है उनमें मेनली दो पोर्शन होते हैं, दो स्टेप कंप्लीट होती हैं। पहला होता है अंतः श्वसन, ठीक है। अंतः श्वसन को बोलते हैं इंस्पायरेशन और अगला जो दूसरी स्टेप होती है उसको बोलते हैं बहिश्वसन। बहिश्वसन बोले तो एक्सपायरेशन, ठीक है। अब एक चीज ये है कि अगर आप लोग बोलते हैं कि यार श्वसन के अंदर मेनली दो पोर्शन है कि साहब वायुमंडल की ऑक्सीजन को कहाँ लेके आना, फेफड़े में लेके आना, और फेफड़े की CO2 को कहाँ लेके जाना, बाहर लेके जाना। अगर ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका श्वसन वाला मतलब पूरा का पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अंतः श्वसन का मतलब, अंतः का मतलब होता है देखो अंदर, ठीक है। आप लोगों को पता है कि श्वसन में दो गैस काम में आनी है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरी CO2। तो ऑक्सीजन को तो आप कहाँ लेके आओगे, अंदर, और CO2 को कहाँ लेके जाओगे, बाहर। और अक्स का मतलब क्या होता है, बही का मतलब क्या होता है, बाहर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि साहब अगर आपने वायुमंडल की ऑक्सीजन को शरीर के अंदर या फेफड़े के अंदर लेके आ गए तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, अंतः श्वसन। जो मतलब रटना नहीं है, सिद्ध ट्रिक बनानी की। अंतः का मतलब अंदर, और अंदर तो क्या आएगी, ऑक्सीजन, और बाहर क्या जाएगी, CO2, क्योंकि CO2 अपने शरीर के लिए हार्मफुल गैस होती है, नुकसानदायक गैस होती है, ठीक है। और बहिश्वसन का मतलब कि अगर फेफड़े के अंदर या शरीर में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी कल मैंने आपको बता दिया था कि आप शरीर में तो लेके गए ऑक्सीजन और बाहर क्या निकल के आ रही है, CO2। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है वो अपन लोग लास्ट क्लास में देखा था। तो बहिश्वसन का मतलब आप ये बोल रहे हो कि साहब जो फेफड़े में जो CO2 है, इस CO2 को कहाँ छोड़ रहे हो आप, वायुमंडल में। इस पूरा प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, बहिश्वसन या एक्सपायरेशन कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज और है कि ये जो आपका प्रोसेस वाला है कि अंतः श्वसन में आपने क्या बोल दिया कि वायुमंडल ऑक्सीजन ये कहाँ आएगी, फेफड़े में आएगी, ठीक है। अब ये तो चलो दोनों काम हो गए। एक चीज और कल मैंने आपको बताई थी कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन की प्रक्रिया करता है, 1 मिनट में, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि साहब एक बार श्वसन की प्रक्रिया में, एक बार श्वसन का मतलब उसमें अंतः श्वसन में आना चाहिए और उसमें बहिश्वसन, दोनों काउंट होने चाहिए। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। कम से कम कितनी बार करेगा, 12, तो कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। इसका मतलब अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन की प्रक्रिया करेगा। और एक बार श्वसन की प्रक्रिया करने में बोले तो अंतः श्वसन प्लस बहिश्वसन दोनों प्रक्रिया करने में कितने समय का साथ टाइम का लेगा, वो 5 सेकंड का समय। अब इस 5 सेकंड में दोनों काम करेगा, अंतः श्वसन भी करेगा और बहिश्वसन भी। अब एक काम की बात सुनना, इसमें एक समय तो लगता है 3 सेकंड का और दूसरा लगता है 2 सेकंड का, ठीक है। अब सुनना, इसमें से ये पूछा जाता है कि एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका कि कितना टाइम लगता है एक बार श्वसन की प्रक्रिया में। एक ये पूछा जाता है कि अंतः श्वसन में कितना लगेगा और बहिश्वसन में कितना लगेगा। अब एक काम की बात बताऊं, देखो आपके शरीर में बहुत सारे काम होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सक्रिय प्रक्रिया के द्वारा और दूसरा होता है निष्क्रिय प्रक्रिया के द्वारा। सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, निष्क्रिय को बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। सक्रिय का नाम जहां भी आ जाए ना भाई बायोलॉजी में, इसका मतलब ये मान लेना कि उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है। ऊर्जा का मतलब उसमें ATP खर्च हो रही है। और अगर कोई ऐसा काम जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है या फिर ATP खर्च नहीं हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। अब एक चीज थोड़ा सोच के देखो, जिसमें ऊर्जा खर्च होगी सीधी सी बात है उसमें समय क्या लगना है, कम लगना है। और जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होगी उसमें समय क्या लगना है, ज्यादा लगना है। क्योंकि अगर मान लो ATP खर्च कर रहे हो, ऊर्जा खर्च कर रहे हो, तो आपको टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। और जिसमें ATP खर्च नहीं होती तो उसमें समय क्या लगना है, ज्यादा। अब इसमें से ये जो अंतः श्वसन वाली प्रक्रिया है ये एक सक्रिय प्रोसेस होता है, या आप उसे बोल सकते हो कि अंतः श्वसन क्या होता है कि सक्रिय प्रक्रिया है, और जो बहिश्वसन होता है ये क्या है कि निष्क्रिय प्रक्रिया है। अब एक काम की बात सुनो, आपने इन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 सेकंड और 5 सेकंड। तो भाई साहब जिसमें समय कम किसमें लगेगा, जो कौन सी होगी, सक्रिय। या से बोल दो साहब जिसमें क्या खर्च होगी, ऊर्जा खर्च होगी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अंतः श्वसन में कितना समय लगता है, 2 सेकंड।
और बहिःश्वसन में कितना समय लगता है? 3 सेकंड। क्यों लगता है? क्योंकि ये खुद क्या है? निष्क्रिय है, या फिर इसमें ऊर्जा खर्च नहीं हो रही। और अगर ऊर्जा खर्च नहीं हो रही इसका मतलब उसमें ऑब्वियसली टाइम क्या लगना है? ज्यादा। तो आपका एक तो क्वेश्चन ये बन चुका है कि श्वसन की प्रक्रिया में 2 प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, इसमें से एक होता है उसमें ऑक्सीजन अंदर आती है, दूसरे में CO2 बाहर जाती है। ये एक सक्रिय है, ये एक निष्क्रिय है। सक्रिय है तो समय कम लगना है, टोटल कितना लगना है इसमें? 2 सेकंड, और इसमें कितना लगना है? 3 सेकंड। तो दोनों मिला के टोटल कितने हो गए? 5 सेकंड। अब अपन लोग ये देखते हैं कि अंतःश्वसन कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो इसका एक प्रोसेस देखा जाता है। देखना कि जब जो अंतःश्वसन हो रहा है उसमें आप लोग क्या करते हो। वैसे तो उन्हें लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अंतराप्रसूत पेशियां बाहर जाएगी कि अंदर आएगी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अपन लोग थोड़ा सा यहाँ पे भी दोबारा से पढ़ लेते हैं। पहला आता है आपका अंतःश्वसन, ठीक है। अब देखो बेटे जी, अंतःश्वसन में सबसे पहले ये होता है, क्योंकि अंतःश्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को आप अंदर लेके आओगे, और ऑक्सीजन को अंदर लेके आना पड़ेगा। मतलब शरीर का अब कोई भी गैस है वो हमेशा दाब के अकॉर्डिंग चलती। कैसे? कि वो उच्च दाब से कहाँ आती है? निम्न दाब की तरफ आती है हमेशा, कोई भी गैस हो, कोई भी पदार्थ हो। अब वायुमंडल का दाब होता है 1 एटमॉस्फेयर या 1 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और अगर मान लो कोई गैस को कहीं एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना होता है तो आपको दूसरी जगह का दाब जो है वो कम करना पड़ेगा। कैसे? वायुमंडल का जो है वो ऑलवेज होता है 1 ATM। ATM बोले तो एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई होती है, ठीक है। अब आप वायुमंडल का दाब बदल नहीं सकते, आपको किसका दाब बदलना पड़ेगा? फेफड़े का दाब बदलना पड़ेगा। और फेफड़े का दाब बदलने के लिए आपको पता है दाब और आयतन दोनों एक दूसरे के होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो दाब अगर बढ़ना, आपको घटाना है तो आयतन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ अपन दाब का कोई चेंज नहीं करेंगे। अपन लोग केवल और केवल उसका जो आयतन है या पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वो आयतन बढ़ गया तो दाब अपने आप ही घट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इसमें पहला क्या होता है? अंतराप्रसूत पेशियां, अंतराप्रसूत पेशियां ऊपर की तरफ गति करती हैं, और ऊपर की तरफ गति करती है मतलब वो कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अंतराप्रसूत पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स जो थी वो 2 प्रकार की थी उनके काम करने के आधार पे। एक तो अंतराप्रसूत पेशियां और एक बाह्य अंतराप्रसूत पेशियां। बाह्य का मतलब वो कहाँ जा रही थी? बाहर, और अंत का मतलब कहाँ आ रही थी? अंदर। तो आपने क्या बोला? ऊपर की तरफ मतलब वो कहाँ निकल रही है? बाहर निकल रही है, ठीक है। एक काम तो ये हो रहा है, प्लस में इसके साथ क्या हो रहा है? आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था कि डायफ्राम में 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो डायफ्राम ऐसा होता है नॉर्मली गुंबदाकार, अगर ये नीचे गया तो आप इसको बोल रहे हो संकुचन, ठीक है। और इसको ऊपर आते हैं इसको आप क्या बोल रहे हो? शिथिलन। आपको पता है नीचे जैसे ही जाएगा तो इसके यहाँ है फेफड़ा। अब पहले ऐसे था, अब नीचे गया तो उसको यहाँ तक फैलने के लिए जगह ज्यादा मिल रही है, और फैलने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप बोल सकते हो डायफ्राम में संकुचन। संकुचन बोल दो, चाहे ऐसे बोल दो कि नीचे की तरफ गति, नीचे की तरफ गति। अगर ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं मिला के, अब फेफड़ा की जो ऊपर पसलियां थी वो कहाँ रही है? बाहर आ रही है। डायफ्राम नीचे जा रहा है तो सीधी सी बात है डायफ्राम, फेफड़ा जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ फैलेगा, थोड़ा कहाँ फैलेगा? बाहर की तरफ। तो आप ये बोल सकते हो कि फेफड़े का आयतन बढ़ता है, फेफड़े का आयतन बढ़ता है। और आयतन बढ़ेगा तो आपको पता है कि P व्युत्क्रमानुपाती V होता है। V का मतलब वॉल्यूम, P का मतलब प्रेशर या आयतन। तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर आयतन बढ़ा तो दाब अपने आप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि फेफड़े का दाब किसके दाब के कम हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम हो जाएगा। अब फेफड़े, वायुमंडल का दाब है 1 एटमॉस्फेयर, तो फेफड़े का दाब आपको 1 से क्या करना है? कम रखना है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ लेके आनी है? वायुमंडल से फेफड़े में लेके आनी है। तो वायुमंडल की दाब, ऑक्सीजन का दाब ज्यादा होना चाहिए और फेफड़े का दाब क्या होना चाहिए? कम। तो फेफड़े का दाब वायुमंडल के दाब की तुलना में कम हो जाता है। और अगर ये कम हो गया तो आप क्या बोल सकते हो कि अब उच्च दाब कहाँ हो गया? वायुमंडल में 1 एटमॉस्फेयर, और फेफड़े में क्या हो गया? कम। तो वायुमंडल की O2 उच्च दाब से निम्न दाब, और निम्न दाब कहाँ है? फेफड़े
में चली जाती है, और अगर चली जाती है तो इसी प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, अंतःश्वसन या इंस्पायरेशन। अब इसमें एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे कि सब अंतःश्वसन की प्रक्रिया में पसलियां कहाँ जाती है, डायफ्राम में संकुचन होता है, शिथिलन होता है, इसके कारण फेफड़े का आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो उसका आयतन बढ़ गया तो दाब अपने आप क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। और अगर दाब कम हो गया तो आपको पता कोई भी गैस है वो उच्च दाब से हमेशा कहाँ जाती है, निम्न दाब की ओर जाती है, और अगर वो निम्न दाब की ओर जा रही है तो फिर गैस कहाँ से लगी, फेफड़े में। और अपन तो ये चाहते हैं कि साहब अंतःश्वसन की प्रक्रिया में वायुमंडल की गैस कहाँ जाए, वायुमंडल की ऑक्सीजन कहाँ जाए, फेफड़े में आ जाए। ठीक है, तो ये था अंतःश्वसन, और इसमें आपको टाइम कितना लगना है, 2 सेकंड का। क्यों लगना है, क्योंकि ये एक सक्रिय प्रक्रिया, सक्रिय प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि पसलियां जो हैं वो बाहर की तरफ निकालने में आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, वापिस तो वो अपने आप आ जाएगी, जैसे आप करते थे आपको जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप नीचे जा रही है, क्योंकि अपनी पुनः स्थिति में जाएगी, वो नीचे जाए अपने आप जाएगी। वैसे ही डायफ्राम में होता है, डायफ्राम ऐसे आप सामान्य से असामान्य कर रहे हो, नीचे लेके जा रहे हो तो इसमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन ये पुनः अपनी स्थिति में अपने आप आ जाएगा, तो निष्क्रिय प्रक्रिया। और अगर सक्रिय तो टाइम क्या लगना है, 2 सेकंड का समय लगना है। तो आप इसको एक बार उतार लीजिए, ऐसा हो, उसके बाद में अपन बहिःश्वसन देखते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका बहिःश्वसन, या दूसरा जो प्रोसेस होता है बहिःश्वसन। अब बहिःश्वसन में बेटा सबसे पहले चीज तो ये है कि जो बहिःश्वसन का मतलब होता है कि जो वायुमंडल से ऑक्सीजन आई थी वो अपने कोशिका में गई, कोशिका में जाके ग्लूकोज को तोड़ा और CO2 बनाई, वो CO2 आ गई आपके फेफड़े के अंदर। ठीक है, अब आपके फेफड़े में जो CO2 है उसको कहाँ निकालना है, बाहर, वायुमंडल में। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो अपने लिए एक नुकसानदायक गैस है, और वायुमंडल में अगर चली गई तो वहां पे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल को CO2 क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब पहला काम इसमें करना क्या होता है, देखो अब एक चीज इसका उल्टा, अब जहां आपने अंतःश्वसन किया था अब बहिःश्वसन का उल्टा करना पड़ेगा। कैसे, अंतःश्वसन में आपने क्या किया, वायुमंडल की ऑक्सीजन को थी वो अंदर लेके आए थे, तो सीधी सी बात थी वायुमंडल का दाब ज्यादा होना चाहिए था और फेफड़े का दाब क्या होना चाहिए, कम। अब बाहर वायुमंडल का दाब जितना होता है CO2 का, उससे फेफड़े का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब जहां से आपको गैस भेजनी है फेफड़े से भेजनी है, तो फेफड़े का दाब ज्यादा होगा और बाहर का दाब क्या होगा, कम, तब जाके गैस कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। इस यहाँ पे उल्टा करोगे तो यहाँ पे आप एक बात बोल रहे थे कि पसलियां पहले कहाँ गई थी, बाहर, अब वो वापस कहाँ जाएंगी, अंदर। तो आप बोल सकते हो कि अंतरा परसुक पेशियां बाहर की ओर गति करती हैं और गति करती हैं। पहला काम तो ये होता है, सॉरी बाहर नहीं, अंदर की तरफ, बाहर तो उसमें हो रहा था, अंदर, क्योंकि जैसे ये अंदर जाएंगी तब जाके, जैसे एक ये चीज देखो, ये बाहर आ गई पसलियां, अब ये अंदर जा रही हैं तो मेरा गैस अपने आप बाहर आ गई, क्योंकि पसलियां अगर अंदर गई तो फेफड़े का आयतन कम तो दाब ज्यादा, दाब ज्यादा तो गैस कहाँ निकलेगी, बाहर। प्लस में एक काम और होगा, डायफ्राम, वहां पे क्या हुआ था, संकुचन। डायफ्राम ऐसे था गुंबदाकार सी आकृति का, अब पहले तो गया था ऐसे संकुचन, अब वापिस क्या आएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो फेफड़े को फैलने के लिए जगह कम तो आयतन कम तो दाब ज्यादा। तो आप बोल सकते हो डायफ्राम में शिथिलन, और शिथिलन का मतलब ये हो गया कि ऊपर की तरफ गति। अब अगर ये दोनों प्रोसेस हो गया तो आप क्या बोलोगे कि फेफड़े को या लंग्स को फैलने के लिए जगह कम, और अगर जगह कम हो गई तो आयतन क्या होगा, कम। तो आप बोल सकते हो कि साहब फेफड़े का आयतन कम, और आपको पता है आयतन होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब का, अगर आयतन कम हो गया तो दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आप बोल सकते हो फेफड़े का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक हो जाता है, और अगर अधिक हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि इसका अब क्या हो जाएगा, जो फेफड़े की CO2 थी वो कहाँ निकल जाएगी, बाहर। तो आप बोल सकते हो फेफड़े की CO2 बाहर, और बाहर कहाँ निकलेगी, वो वायुमंडल में चली जाती है।
और आप लोग पहले ही बोल रहे थे कि साहब अंतः शोषण की प्रक्रिया में आप क्या बोलोगे कि शरीर की या फेफड़े की CO2 वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हो? बहिःश्वसन बोलते हो। और आपको पता है बहिःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, और अगर ऊर्जा खर्च नहीं हो रही तो सीधी सी बात है टाइम क्या लगना है? ज़्यादा लगना है। तो इसमें कितना समय लगता है? 3 सेकंड का समय लगता है। तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से क्या क्या पूछा जा सकता है कि कौन सी पसलियाँ गति करेंगी? तो बाह्य प्रसुक पेशियाँ, अंतर प्रसुक पेशियाँ अंदर की तरफ आएंगी। डायफ्राम में क्या होगा? शिथिलन या डायफ्राम ऊपर जाएगा, जिसके कारण फेफड़े का आयतन कम होगा। आयतन कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ जाएगा तो CO2 कहाँ निकल जाएगी? बाहर। और ये एक प्रक्रिया है वो निष्क्रिय प्रक्रिया, उसमें समय कितना लगता है? 3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये था आपके अंतःश्वसन और बहिःश्वसन का। अब देखो अपन लोगों ने क्या किया, अपन लोगों को मेनली करना क्या है? वायुमंडल की ऑक्सीजन को उठा के पहले फेफड़े में लेके जाना है, फेफड़े से रक्त में लेके जाना है, रक्त फिर जाके किसको देगा? कोशिका को देगा, और कोशिका बाद में ग्लूकोज को तोड़ते हैं या ऑक्सीकरण करती रहेगी। तो अभी तक अपन ने भेजा है फेफड़े के अंदर। अब फेफड़े में जो ऑक्सीजन है वो आपको कहाँ भेजनी है? रक्त के अंदर। तो अब अपन लोग ये देखते हैं कि साहब जो रक्त है उसमें कैसे क्या होता है, मतलब परिवहन कैसे होता है गैसों का? CO2 कैसे जाएगी, ऑक्सीजन कैसे जाएगी? आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मैं इसको रफली कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज देखो, अपन लोग यहाँ जो भी सिस्टम होता है उसमें 2 गैसों का एक बात करते हैं, बाकी किसी गैस की कोई बात नहीं करते कि यार जो अमोनिया गैस है, मीथेन गैस है, क्योंकि उनका शोषण से कोई लेना देना ही नहीं होता। आप बोलते हो गैसों का परिवहन। अब आप लोगों को एक चीज बताऊं, देखो जो फेफड़ा है, फेफड़े में कुपिका है। वैसे तो एक बात ये मेनली है कि साहब जो कुपिका है वही गैसों का परिवहन करने का काम करती है, आदान प्रदान। तो कुपिका से रक्त में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा गैस जाती है? तो वो है विसरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद 2016 के अंदर पूछा गया था। एक ही क्वेश्चन पूछा था श्वसन से कि किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन की में गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब CO2 को तो लेना और ऑक्सीजन को देना, ये होता है विसरण। और विसरण क्या होता है ये आप पादप कार्य के प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन तो ये, अब गैसों का परिवहन है, उसमें 2 गैस हैं। पहला आप बोल सकते हो O2 का परिवहन, और दूसरा आप बोल सकते हो CO2 का परिवहन। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो ब्लड है, रक्त है, उसका कंपोजिशन देखना पड़ेगा। रक्त कंपोजिशन कैसे कि रक्त में प्लाज्मा क्या होता है, RBC क्या होती है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी आपको देखनी पड़ेगी। अब इसमें एक चीज देखो, ऑक्सीजन का परिवहन है, ये होता है 97% परिवहन RBC के द्वारा होता है, RBC के द्वारा होता है। और RBC के द्वारा होता है तो अब एक चीज सुनना, आपको पता है RBC को नाम होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो इसमें RBC के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ जब CO2 जो ऑक्सीजन जुड़ती है ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको पूछा जाता है कि अगर ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कभी भी इसका ऑक्सीकरण नहीं करती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जिसके साथ भी जुड़ गई उसका ऑक्सीकरण करती है, और ऑक्सीकरण जैसे ही कर दिया इसका मतलब उसकी बैंड बजा देती है। तो ये अनऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन है, अनऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन। अब अगर मान लो कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण हो जाए तो क्या बनेगा? तो आप ये बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं भैया मेथेनोग्लोबिन, मेथेनोग्लोबिन। और इसका ये क्या है? ये ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में तो ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण नहीं किया, इसको आप क्या बोलते हो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसमें ऑक्सीकरण ने ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन ने क्या कर दिया? ऑक्सीकरण कर दिया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन किस अवस्था में होता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, या हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद में जो 3% बच गया, 97 ये हो गया, तो 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है, प्लाज्मा में घुलकर। ठीक है, और प्लाज्मा में घुलकर का मतलब ये होता है कि साहब प्लाज्मा एक सेमी सॉलिड ठोस द्रव्य पदार्थ होता है, अर्ध ठोस होता है। ये रक्त का 45% भाग होता है, 55% भाग होता है, 45% ठोस भाग होता है, ये तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो इतना एक तो ये याद रखना परसेंटेज कि कितना क्या होता है, और एक ये वाला। अगला आता है आपका CO2 का। CO2 का परसेंटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 प्रकार का होता है, देखना। पहला क्या होता है? 70% CO2 का परिवहन होता है
बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में। और ये बाइकार्बोनेट कौन से होते हैं? सोडियम पोटेशियम या सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम या पोटेशियम या तो KHCO3 बन जाएगा या NaCO3 बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और या तो परसेंटेज का ध्यान रखना, और दूसरा क्या याद रखना कि 70% CO2 का परिवहन या सर्वाधिक मात्रा में CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। उसके बाद में 23% CO2 का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर। अब इसमें भी एक चीज आती है, जैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, इसको आप क्या बोलते थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां क्या बोलते हो? तो हीमोग्लोबिन प्लस CO2 इसको बोलता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। और बाकी की जो कितनी बच गई? 7%, क्योंकि 70 ये 23 ये, तो कितना बच गया? 7% CO2 का परिवहन किसके साथ हो गया? परिवहन प्लाज्मा में घुलकर। ठीक है। अब आपको एक दो क्वेश्चन और यहां और बता देता हूं कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसमें एक नाम आता है क्लोराइड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जब सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है तो आरबीसी की प्लाज्मा और जो आरबीसी है उसमें क्लोराइड आएगा और जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है? वो पीएच नियंत्रण के लिए होता है। पीएच का काम कि पीएच बढ़ाए नहीं घटाए नहीं। अपन लोग इसके लास्ट में देखेंगे कि पीएच अगर घट गई बढ़ गई तो उसके बाद में बदलाव क्या क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। ठीक है। तो ये एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरा आपको एक सबसे काम बात की बात बताऊं, एक गैस होती है CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पता है ये एक जहरीली गैस है। जहरीली गैस का मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर रात को लोग सोते समय सिगड़ी जला के सोते हैं और रात को उसको मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सिगड़ी से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे उसके सांस के साथ जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये आरबीसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है। प्यार करने का मतलब लैला मजनू वाली कहानी है। कैसे? अगर ये कार्बन, देखो आरबीसी 3 गैस को जोड़ सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑक्सीजन को और CO2 को। लेकिन आरबीसी क्या करती है? अगर ऑक्सीजन को जोड़ लिया तो ये वापस ऑक्सीजन को छोड़ भी देती है। ऐसा नहीं कि भाई जोड़ लिया तो जोड़ ही गया, ऐसा कुछ नहीं होता। उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। CO2 को भी जोड़ लिया तो दोबारा छोड़ देती है, लेकिन इसके साथ तो बड़ा प्यार करती है। अगर एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड CO आरबीसी के साथ जुड़ गई तो जिंदगी में कभी आरबीसी को छोड़ेगी नहीं, इसको बर्बाद कर देगी। और बर्बाद कर देगी इसलिए आरबीसी कभी किसी दूसरे को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ठीक है। और अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी होगी तो आपकी कहानी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब एक चीज और सुन लो, अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो बेटा जी, 4 नाम आ गए। एक तो आ गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक आ गया मेथेनोग्लोबिन, एक आ गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और एक आ गया कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। याद रखने का तरीका आपको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो C+O आता है, इसको आपने आईपीएससी में नाम लिखते हो तो बोलते हो वहां पे कार्बोक्सी। तो इसका मतलब CO आ गया तब तो क्या जोड़ देना? कार्बोक्सी। और यहां क्या है? कार्ब एमिनो। और ये तो सीधा सा पता लग रहा है कि साहब ऑक्सीजन है तो ऑक्सी आ जाएगा, और अगर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण कर दे तो क्या आ जाएगा? मेथेनोग्लोबिन। एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो परसेंटेज याद रखना, कौन किसके साथ होता है। सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन इसके द्वारा, सर्वाधिक मात्रा में CO2 का इसके द्वारा, इसमें सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और इसमें क्या होता है? क्लोराइड शिफ्ट होता है। 7% ये 23% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। अब एक चीज और बता दूं, ऑक्सीजन और CO2 में से सबसे पहले हीमोग्लोबिन के साथ दोनों जुड़ सकती हैं, लेकिन सबसे पहले कौन जुड़ेगी? पहला, इसके लिए पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, सबसे पहले वो गैस जुड़ेगी जिसकी सांद्रता ज्यादा है। अगर CO2 की ज्यादा है तो CO2 पहले जुड़ेगी, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन। अगर मान लो दोनों की सांद्रता बराबर है तो फिर CO2 ज्यादा जुड़ेगी। CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति कम से कम 25 से 30 गुना ज्यादा होती है। आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा था कि हीमोग्लोबिन के साथ CO2 के जुड़ने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन की तुलना में कितने गुना ज्यादा होती है? तो 25 से 30 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब
ऑक्सीजन की सांद्रता और CO2 की सांद्रता अगर दोनों बराबर हैं तो सबसे पहले कौन जुड़ेगी? CO2 जुड़ेगी। ये था आपका गैसों के परिवहन वाला चैप्टर, टॉपिक। इसके बाद अपन पढ़ रहेंगे कि साहब गैसों कैसे कैसे आगे होता है। आप इसको उतार लीजिए एक बार। अब देखिए अपन लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन वियोजन वक्र। ऑक्सीजन वियोजन वक्र का मतलब ये होता है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सा ऑक्सीजन वियोजन वक्र में वक्र दाईं तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, बाईं तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाता है। इसमें ये होता है कि साहब जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, अब ये ऑक्सीजन कब तो टूटेगी, कब मतलब जुड़ेगी, या ऐसे बोल दो कि अगर ऑक्सीजन की सांद्रता आप देखो, आपने कोई भी वक्र बनाया, इसमें y एक्स पे आपने लिया है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्तता। इसका मतलब ये कि जैसे हीमोग्लोबिन 100% है, 100% हीमोग्लोबिन में से कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं संतृप्तता, सैचुरेशन, ये परसेंटेज में। और इधर लिखा हुआ ऑक्सीजन की सांद्रता का मतलब mmOf/Hg। सांद्रता बोल दो चाहे यहाँ पर दाब बोल दो, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, क्योंकि दाब ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दाब को mmOf/Hg मापा जाता है। इसका मतलब ये है सांद्रता और दाब एक ही बात है। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो उसका दाब भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो ऑक्सीजन का दाब है वो ज्यादा है या ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ेगी। तो अब ये एक चीज है कि जैसे मेरा ये वाला हाथ है वो बायां है, लेफ्ट है, ये वाला कौन सा है, राइट है, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। ये अगर ये वक्र थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब ये कहां की तरफ जा रहा है, बाईं तरफ जा रहा है। और अगर ये मेरा हैंड कौन सा है, राइट साइड है, अगर ये वक्र नीचे की तरफ आया तो ये कौन सी तरफ आ गया, दाईं तरफ या नीचे की तरफ। तो ये जो कर्व है या वक्र है, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि दाईं तरफ या नीचे, बाईं तरफ या ऊपर। तो आप याद रखना, बायां मतलब ऐसे बोर्ड की ऐसे उल्टा खड़ा होना है, सीधा नहीं। जैसे आप लोग क्लास में बैठते हो ना, उसी रो में आपका उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब सुनो, ये सीधी सी बात है कि सब CO2 ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन टूटेगी, और टूटेगी तो ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे। और अगर ग्राफ नीचे आएगा तो उसकी परसेंटेज सांद्रता क्या होगी, कम। जैसे इमेजिन करो मैं इस ग्राफ को पकड़ के नीचे खींच रहा हूँ, नीचे खींच रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और अगर मैं ऊपर खींच रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ, इसका मतलब ये ग्राफ क्या जा रहा है, ऊपर, तो परसेंटेज सांद्रता बढ़ेगी। तो एक चीज ध्यान रखना, CO2, अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर CO2 समानुपाती होता है H+ की सांद्रता समानुपाती होता है तापमान। कैसे? अगर CO2 बढ़ी तो H+ बढ़ेगा, और अगर H+ बढ़ा तो तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीनों एक साथ चलता है। और आपको पता है pH और H+ तो उल्टा होता है। केमिस्ट्री के अंदर आपके pH वाला पार्ट आता है, उसमें देखते हो pH की सांद्रता है वो युत्क्रमानुपाती होती है pH है वो युत्क्रमानुपाती होती है H+ की सांद्रता की, ठीक है। अब देखो CO2 बढ़ी, H+ बढ़ गया, H+ बढ़ा तो तापमान बढ़ा, और आपको पता है H+ अगर बढ़ेगा तो pH क्या होगी, घटेगी, क्योंकि दोनों युत्क्रमानुपाती। आप ये कंसेप्ट को याद रखना, CO2 के समानुपाती H+ के समानुपाती तापमान। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, ये घटा तो तीनों घटेंगे। और अगर CO2 बढ़ी तो H हीमोग्लोबिन है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो टूटेगा तो ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ या दाईं तरफ आएगा, ठीक है। अब CO2 कम, H+ कम तो pH ज्यादा, क्योंकि दोनों युत्क्रमानुपाती है। और CO2 किसके समानुपाती होते हैं, तापमान के। तो ये सारा अपने आप, मतलब एक चीज आप कंसेप्ट से चलना, एक चीज याद कर ली तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। सब ऐसे ऐसे होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको ग्राफ को बोलते हैं एस नहीं आ रहा कैसे, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मोइड वक्र। तो आप एक चीज ये भी ध्यान रखना कि ऑक्सीजन वियोजन वक्र जो होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये वक्र किसके जैसे होता है, सिग्मोइड कर्व है, या सिग्मोइड या एस आकृति का होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक चीज आपको यहाँ एक दो प्रभाव और बता रहा हूं, एक का नाम है हल्दाने प्रभाव और एक का नाम है बोहर प्रभाव। एक का है बोहर प्रभाव, दूसरा है हल्दाने प्रभाव। दोनों वैज्ञानिकों के नाम के अकॉर्डिंग है, हल्दाने प्रभाव, ठीक है। अब सुनना, ये जो दोनों प्रभाव है, इसका मतलब बोहर प्रभाव ये बताता है कि अगर ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा हुई तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जो जुड़ी थी वो टूट जाएगी। आपको सीधी सी पता है, ऑक्सीजन ज्यादा तो एमिनो हीमोग्लोबिन टूटेगा। ये तो बताता है बोहर प्रभाव। और हल्दाने ये बोलता है कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन है, और अगर इसमें आपने CO2 की सांद्रता बढ़ा दी तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था वो टूट जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के उत्क्रमणपति हैं। बोहर प्रभाव तो आता है ऑक्सीजन की ज्यादा सांद्रता, और हल्दाने प्रभाव आता है CO2 की ज्यादा सांद्रता। और इसमें टूटेगा कौन, इसके जस्ट विपरीत वाला।
तो ये चैप्टर था। इसके अलावा एक दो चीज और हैं, एक दो आपके जो इसके से रिलेटेड रोग हैं, डिजीज हैं, जिसमें आपने बोलते हो ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसेमा है, ठीक है, अस्थमा है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो ब्रोंकाइटिस डिजीज है उसमें ये होता है कि आपके जो फेफड़े के अंदर कुपिका होती है उनकी सतह टूट जाती है, और अगर सतह टूट जाती है तो उसमें ये रहता है कि साहब सांस के लेने की प्रॉब्लम होती है। अस्थमा है, उसके अंदर ये रहता है कि आपकी जो सांस लेने की ट्रेकिया है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एक दो रोग होते हैं जो श्वसन से संबंधित रोग होते हैं, जैसे व्यवसायिक रोग है। मान लो कोई आदमी है, वो कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे धूल के कण हैं, वो सारे दिन उसकी बॉडी में जाते हैं तो उसके लंग्स के अंदर जाके वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्यवसायिक रोग। जैसे एक सिलिकोसिस नाम से रोग है, उसमें सिलिका होती है SiO2, ठीक है। तो SiO2 के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये जाके उसके फेफड़े में जाके रुक जाते हैं और इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन रोगों का एक ट्रीटमेंट होता है कि सब मास्क लगाओ, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाओ। जैसे अभी अब आपका कोरोना चल रहा है तो सब लोग मास्क लगा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही होता है, ठीक है। और एक दो चीजें और है, जैसे मान लो आप बीड़ी सिगरेट पीते हो तो आप पता है आपको शरीर के अंदर, आपके फेफड़े के अंदर टार जाता है। टार केमिकल होता है जो निकोटीन और द्रव पदार्थ से मिलकर बनता है, वो आपकी फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ सबसे संबंधित रोग हैं, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा एक बार माइंड में जरूर रखिए। अब देखिए ये एक लास्ट टॉपिक है, श्वसन से संबंधित कुछ आयतन। देखो एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऐसे क्रॉस द मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक में क्या होगा, बी में क्या होगा। तो उससे रिलेटेड देखो एक नाम आता है जबरी आयतन, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये होता है 500 ml। जबरी आयतन का मतलब ये होता है कि आपके गले से लेकर आपके फेफड़े के अंदर के बीच की जो, जैसे प्राथमिक श्वसनिका है, आपकी जो ट्रेकिया वाला पोर्शन है, उसके बीच में जितना भी भाग होता है ये कभी भी श्वसन में भाग नहीं लेता है और ये बीच में पड़ा रहता है। मतलब ये जब गैस अंदर जाएगी तो भी बीच में इंक्लूड होगा और बाहर आएगी तो भी इंक्लूड होगा। इसको बोलते हैं जबरी आयतन। ये होता है 500 ml। आपको ओनली डाटा याद रखना, आपको एग्जाम में कोई नहीं आया पूछेगा। अंतः श्वसन आरक्षित आयतन का मतलब ये होता है, ये वो आयतन है जो आप तेजी से सांस लेते हो, जैसे दबा के सांस ले रहे हो तो उसमें क्या जा रहा है, तो इसका मान है 2500 से 3000 ml। एक होता है अंतः श्वसन क्षमता कैपेसिटी, इंस्पायरेशन कैपेसिटी IC, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना TB, IRV, IC, ARV, EC, RV, TLC, ये नाम जरूर याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुल फेफड़े की वह कुल क्षमता है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा अंदर ले रहे हो। तो सामान्य रूप से तब तो ले रहे हो 500 ml और तेजी से ले रहे हो तब ये वाला। तो दोनों को आपने टोटल कर दिया तो 3000 से 3500 ml, क्योंकि 2500 में 500 जोड़ा तो 3000, 3000 में 500, 3500। जब वैसे ही बहिश्वसन आरक्षित आयतन, इसका मतलब ये वो आयतन है जो आप तेजी से श्वसन के द्वारा बहिश्वसन कर रहे हो। इसका मान कितना है 1000 से 1100 ml। और वैसे ही जैसे अंतः श्वसन क्षमता थी वैसे बहिश्वसन क्षमता आ गई ERV प्लस TB, ये कितना आ गया 1600, 1700, क्योंकि आपने 500 ml जोड़ोगे। एक अवशेषीय आयतन है रेजिडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। अवशेषीय आयतन का मतलब देखो, अवशेष का मतलब ये होता है कि वो अवशेषीय है, वो कोई काम नहीं आना। तो ये वो आयतन है 1200 ml जो आपके फेफड़े में लाइफ टाइम तक बना रहता है। लाइफ टाइम का मतलब जब आप पहली बार सांस ले रहे हो तो आपके अंदर 1200 ml आ गया, जब आप मरोगे तो भी 1200 ml तो रहेगा ही रहेगा। मतलब आप कुल मिला के कितना भी जोर लगा लो, आप 1200 ml को बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके फेफड़े में कुछ हवा रहनी जरूरी है। अगर हवा नहीं रही तो फेफड़ा पिचक जाएगा। और इसका उपयोग करता है डॉक्टर लोग। कैसे करते हैं, अगर मान लो आपको पता है कि बच्चे के जन्म होने के बाद में फेफड़ा काम करना चालू करता है, पहले तो अपरा प्लेसेंटा के द्वारा उसमें श्वसन की प्रक्रिया आती जाती चलती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करता है, अगर मान लो जैसे कई बार पेरेंट्स ब्लेम लगा देते हैं कि हमारा तो बच्चा था वो जन्म से पहले मतलब आप डॉक्टर लोगों ने मार दिया, तो डॉक्टर क्या करता है, अगर उस बच्चे ने जन्म के बाद मरा है इसका मतलब उसके फेफड़े में ये आयतन होगा, क्योंकि उसने एक बार भी सांस ले ली तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ हवा चली गई। और अगर डॉक्टर वो बच्चा अगर मदर के यूट्रस में गर्भाशय में मर गया, इसका मतलब उसके फेफड़े में ये आयतन नहीं होगा। तो ये चेक किया जाता है कि अवशेषीय आयतन है, इसका मतलब वो बच्चा जन्म के बाद मरा था, और अवशेषीय आयतन नहीं, इसका मतलब वो बच्चा कहाँ मर गया, पहले ही मर गया। तो इसका याद रखना। एक होता है कुल फेफड़ा क्षमता, तो ये होती है 5000 से 6000 ml, और याद रखना 6000 लीटर। ये आया हुआ है 2015 जेट का पेपर तो उठा के देख लेना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था कि मनुष्य की फेफड़े की कुल क्षमता या कुल कैपेसिटी कितनी होती है। तो 6 लीटर या 600 ml या होता है 5800 या 6000 के आसपास होता है, ठीक है। एक नाम और सुन लेना, एक होता है मृत आयतन, और मृत आयतन को बोलते हैं डेड वॉल्यूम, डेड स्पेस भी बोलते हैं
और डेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसका मान होता है 150 ml। ये वो आयतन है जो आपके ट्रेकिया के अंदर उपस्थित होता है, ट्रेकिया के अंदर उपस्थित होता है। इसका मतलब उसको आप कभी भी श्वसन की प्रक्रिया में काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये वाला होता है डेड वॉल्यूम। इसका मान ध्यान रखना 150 ml। एक 150 ml आया था आपका जो फेफड़े के अंदर जो तरल द्रव्य पाया जाता था उसकी मान भी था। एक चीज आपको ये बता दूं, देखो दो नाम होते हैं, एक तो विनिमय भाग होता है और एक संवहनी भाग होता है। यहाँ एक छोटी सी चीज जो रह गई वो देख लो। आपको पता है आप नाक से लेकर सबसे पहले जाते हो गले में, फिर गले से जाते हो श्वास नली में, ठीक है। श्वास नली के बाद में जाते हो प्राथमिक श्वसनिका में, और प्राथमिक श्वसनिका के बाद में जाते हो द्वितीयक श्वसनिका में, ठीक है। उसके बाद में जाते हो तृतीयक श्वसनिका में, और लास्ट में जाते हो कुपिका में। अब देखो दो नाम आते हैं, एक नाक से लेकर ये जो प्राथमिक श्वसनिका वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं संवहनी भाग, ठीक है। और इसको तीनों को बोला जाता है विनिमय भाग। कारण बता दूं, आपको पता है आपके शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और आप जो बाहर की, आपको पता है गैस का कोई फिक्स तापमान नहीं होता, उसका तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। अगर बाहर का तापमान ज़्यादा है तो गैस का ज़्यादा हो गया, बाहर का तापमान कम है तो गैस का कम। लेकिन आपके फेफड़े के अंदर जो भी गैस जानी चाहिए उसके अंदर हमेशा कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अब इतना टेम्परेचर होना चाहिए। तो अब ऐसे तो है नहीं कि सब अपन यहाँ पे हीटर वगैरह लगा के एसी वगैरह लगा के रखेंगे। तो जैसे ही आपको पता है गैस का तापमान, वातावरण के तापमान, तो जैसे ही नाक के अंदर आप में हवा प्रवेश करती है, वो गले में, श्वास नली में, प्राथमिक श्वसनिका में, यहाँ तक जाते जाते उसके टेम्परेचर कितना हो जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और संवहनी भाग का मतलब होता है कंडक्शन जोन या कंडक्शन पार्ट। इसका मतलब ये वो भाग है जो वायुमंडल की गैस का तापमान को अपने शरीर के तापमान की क्या करती है, बराबर। क्यों? क्योंकि फेफड़े में अगर गर्म गैस चलेगी तो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम हो जाएगी, और ठंडी चलेगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको संवहनी भाग। और विनिमय भाग का मतलब जैसे ही फेफड़े के अंदर कोई भी भाग प्रवेश करके, आपको देखना डायग्राम में द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक और कुपिका या एल्वोलाई, ये जो थी वो फेफड़े के अंदर थी। विनिमय भाग का मतलब फेफड़े के अंदर जो भी भाग है वो गैसों का विनिमय या आदान प्रदान करने का काम करेगा, और आदान प्रदान करने का काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विनिमय भाग। ये था आपका पूरा श्वसन वाला चैप्टर। इसमें कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकेगा या पहले आया हुआ वो मैंने सारा बताया। अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट होती है तो आप अपने यहाँ जो कमेंट बॉक्स है नीचे उसमें लिख के बताइए। धन्यवाद।